छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर किया जमकर कटाक्ष। कहा, कांग्रेस ने कवासी लखमा को बनाया राजनीतिक बलि का बकरा। राजनीतिक खेल में व्यक्तियों की छवि को पहुंचाया गया नुकसान। छत्तीसगढ़ में माई डीड ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली लागू। सीएम विष्णुदेव साय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाई ये कड़ी नीति। सरकारी कामकाज में बड़ी जवाबदेही और पारदर्शिता। और जल विहार कॉलोनी के उद्यान का अवैध वाणिज्य का उपयोग। कॉलोनी निवासी नाराज, स्वास्थ्य पर असर की चिंता। निगम को शिकायत के बाद भी निर्माण जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखाते चले कि उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से किस तरह से यहां पर बात कही गई थी, जो कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस ने कवासी लखमा को अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत बलि का बकरा बनाया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही यहां राजनीति शुरू की गई है, उस पर कार्रवाई भी हुई है और कैसे राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों को अनुचित तरीके से ही निशाना बनाकर उनकी छवि खराब करते हैं। उन पर यहां जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनका सामना कराते हैं और ये मामला न केवल लखमा की ही व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को भी दर्शाता है और व्यक्तिगत और सामूहिक सम्मान की रक्षा हो, इसके लिए काम भी करने की जरूरत है। प्रदेश में जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, एक कार्यवाही धर्मांतरण पर नहीं होती थी। आज ये धर्मांतरण करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्यवाहियां हो रही है और कड़ा कानून हम बनाने की दिशा में बढ़ गए हैं। पर जो मौजूदा कानून है, उस कानून पर धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, इसलिए मामले उजागर हो रहे हैं। आपके समय में तो ये कार्रवाई होती ही नहीं थी, क्योंकि आपका खुला संरक्षण और खुली छूट थी। अधिकारियों ने चिट्ठी लिखकर इस बात को स्वीकार किया था, चाहे वो कमिश्नर हो, एसपी हो। राज्य सरकार, कांग्रेस पार्टी ने खुली छूट। तो छत्तीसगढ़ सरकार लगातार डिजिटल मोड पर काम करने की कोशिश कर रही है। बताते चले कि माई डीड नामक किस तरह से यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रणाली है वो तैयार की गई है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने 10 जुलाई 2023 से सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में माई डीड नामक ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया है। इस पहल से रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल, डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी नीति अपनाई गई है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और दोषियों को जवाबदेही बनाया जाएगा। धन से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और उनकी नीति है कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, हर काम में पारदर्शिता दिखना चाहिए। जैसे लोग पहले राजस्व विभाग के बारे में उंगली उठाते थे, तो राजस्व विभाग में हम अच्छे काम करने के लिए बहुत से सुधार किए हैं। इस 17-18 महीने में अनेक संशोधन भी आए हैं और एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम इसमें यह है कि रजिस्ट्री के साथ नामांतरण पेपरलेस, और इसमें जल विहार कॉलोनी के अंदर अवैध तरीके से आप देखिए किस तरह से प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि निर्माण किया जा रहा है और अवैध तरीके से ये पूरा काम हो रहा है। आपको ये भी बताते चले कि रायपुर में जल विहार कॉलोनी के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त उद्यान को ही अवैध रूप से तेलीबांधा प्रोजेक्ट में ही जोड़कर यहां कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है और जल विहार कॉलोनी रेजिडेंट एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते हुए कहा कि सार्वजनिक उद्यानों का स्वास्थ्य और पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि पेड़ पौधों से भरा ये उद्यान लोगों को स्वच्छ हवा, शांति प्रदान करता है। यहाँ योग, कसरत, मॉर्निंग वॉक के लिए सुविधाएं हैं, जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के लिए लाभकारी हैं। उन्होंने बताया कि इस अवैध कमर्शियल उद्योग के लिए ही यहाँ इसके खिलाफ नगर निगम आयुक्त, जो कि रायपुर के हैं, और कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन दिया गया है, शिकायत दी गई है और निगम ने कंपनी को निर्माण रोकने का नोटिस भी दिया था, लेकिन कंपनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अवैध निर्माण पूरा कर टिकट बेचकर आमदनी शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है। जल विहार कॉलोनी के निवासी और स्थानीय समाज इस मामले में कड़ा विरोध जता रहा है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। उद्यान के साथ में और भी जो घर हैं उनमें आवासीय जो घर थे उनमें रेस्टोरेंट, जिम, ऑफिस इत्यादि खुल रहे हैं।
जिसका नगर निगम चेंज नहीं कर सकती है किसी भी तरीके से। मास्टर प्लान के अंदर में कोई भी प्रावधान नहीं कि आवासीय को कमर्शियल किया जा सकता है। केवल टैक्स को जो है लैंड यूज नहीं चेंज कर सकते, केवल टैक्स को ही वो चेंज करके इनको परमिशन दे रही है कि आप लोग जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब कमर्शियल यूज गलत तरीके से किया जा रहा है, कहने का मतलब ये है। इनके पास तो कौन कर रहा है ये पब्लिक जो आदमी प्लॉट ले रहा है वो कर रहा है, या जो व्यापारी है वो कर रहा है। इनके पास ना पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा पार्किंग का है। उसके बाद मुद्दा है जो होटलों के बाहर कार खड़ी है, होटलों से उसमें खाना सप्लाई हो रहा है, वहाँ पर और भी शराब पी जा रही है और असामाजिक तत्व आ रहे हैं। रोज यहाँ पर गंदे गंदे वर्ड बोले जाते हैं, जो हमारे घरों के सामने में लेडीज हैं घर के अंदर से निकलने में घबरा रही हैं कि कैसे हम यहाँ रहें। यही कारण से कुछ घर हमारे कॉलोनी के चले गए। तो ये आप लोगों का जो प्रदर्शन है क्या है? ये इसीलिए हमारे आप लोग की मांगे क्या है? हमारा प्रदर्शन इसीलिए है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमको जो प्लॉटिंग के समय जो ज़मीन दी गई थी, कोई भी कॉलोनी जब प्लॉट होती है तो ज़मीन दी जाती है उद्यान के लिए या और भी जो खेलकूद के लिए, सार्वजनिक के लिए, वो ज़मीन कॉलोनी को वापस की जाए ताकि उसमें वही यूज हो सके जो यूज होना था उसके अंदर। कि आपका तो रेसिडेंस है लेकिन उसको कन्वर्ट कर देते हैं बड़ी दूर से। वो प्राइम जिम के सामने जो रोड गई है वो भी इस सड़क से जुड़ती है, लेकिन राज्यपाल रमेन डेका ने ही राजभवन में समीक्षा बैठक की है और लोगों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर समीक्षा की है। और आपको ये बताते चले कि आम जनता को जो समस्याएं पेश आ रही हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गांव का दौरा किया जाए और उसके बाद उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को कह दिया है कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और राज्यपाल ने ये बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य विदेश के अंदर यहाँ काम तो चल ही रहा है, लेकिन फिलहाल योजना का जो मुख्य उद्देश्य है विशेष पिछड़ी जनजातियों को केंद्र सरकार और उसके द्वारा निर्धारित मूलभूत सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क प्रदान करना है। और राज्यपाल ने यह भी कहा कि योजनाएं तय समय पर पूरी हो और असफल तरीके से नहीं होनी चाहिए। सफल क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग को भी आगे बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ में आप देखिए यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी आज किस तरह से बैठक का आयोजन किया गया और एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर की गई है। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात को रखा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में रायपुर के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी स्टेशन रोड ने एक विशेष सिमरन यात्रा का ये आयोजन किया है और इस वर्ष 1000 श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर दुबरी साहिब असम जाकर गुरु साहिब के चरण स्पर्श को लेकर नमन करेंगे। और दुबरी साहिब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। 1669 में पवित्र चरण यहां पर रखे गए थे और इसी को लेकर बताते चले कि यात्रा गुरु तेग बहादुर सिंह जी के साहस और धर्म रक्षा की महानता को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, जो सिख समुदाय के लिए अत्यंत गर्व और भक्ति का क्षण है। मानवता के कल्याण के लिए श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी जो शहादत दी थी, प्राणों का न्यौछावर किया था, 25 नवंबर को उसके 350 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। और इस शताब्दी को ध्यान रखते हुए सिख समाज के पूरे देश में उनका श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाने शहीदी पर्व को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के अंदर आज एक बैठक रखी गई और बताते चले कि शिव पूजन को लेकर भी समीक्षा की गई है और शिव पूजन कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, महामंत्री पवन साया, सरोज पांडे सहित वरिष्ठ नेता यहां मौजूद थे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना करते हुए अपनी श्रद्धा और विश्वास प्रकट किए हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पूजा समारोह के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अनुष्ठान की भी व्यवस्था की गई थी। तो धमतरी में भी कलेक्टर ने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए आज आप देखिए किस तरह से कार्य किया है। और साथ ही बताते चले कि धमतरी के जिला कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर आज कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर रीता यादव ने जन दर्शन डेस्क का फीता काट कर शुभारंभ किया है। ये डेस्क अब सप्ताह की 5 कार्य दिवसों के यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा और इस डेस्क के माध्यम से ही ग्रामीण यानी कि नागरिक सीधे अपनी समस्याएं, शिकायतें और आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे।
बस्तर क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद से जूझ रहा है और सरकार ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है कि नक्सल से प्रभावित जितने भी इलाके हैं उन्हें नक्सलवाद से मुक्त कराना है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए इस पर आधारित फिल्म माटी 31 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के विभिन्न सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जाएगी और ये फिल्म नक्सलवाद की जटिलताओं के साथ साथ बस्तर के स्थानीय समाज की वास्तविकताओं और उनकी संस्कृति पर पड़े हुए प्रभाव को उजागर करेगी। मैं संपत झा इस फिल्म का निर्माता हूं और इस फिल्म की स्टोरी मेरी है जिसको डायरेक्शन अविनाश जी ने किया है और आज हमने उसका एक तो सावन की पावन महीने में भोलेनाथ के भक्तों की आस्था चरम पर है। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक की तरफ से यह कार्य करने की कोशिश की गई है। जो अधीक्षक हैं धर्मेंद्र सिंह, उनके कुशल नेतृत्व में भोरमदेव थाना के सामने कांवड़ यात्रियों और स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को होने वाले इस कार्यक्रम के तहत यहां थाना क्षेत्र से गुजरने वाले कांवड़ यात्रियों को प्रसादी वितरण किया जाता है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।